आज का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पहले मॉनेटरी सिस्टम किस तरह से था, बाद में उसमें क्या क्या बदलाव हुए, प्रेजेंट में कैसा मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है। तो ये सब जानने से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो वो मॉनेटरी सिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल पर एप्लीकेबल है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहलाता है। International monetary system is the global network of government and financial institutions that determine the exchange rate of different currencies for international trade. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं अमंग डिफरेंट करेंसीज, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। या फिर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स है जो क्या करता है? एक्सचेंज रेट को जो है गवर्न करता है, एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करता है। In other words, IMS International Monetary System defined as the institutional framework within which the international payments are made, movements of capital are accommodated and exchange rates among currencies are determined. ये क्या कहता है? इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या होता है? इंटरनेशनल पेमेंट्स को रेगुलेट किया जाता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स को रेगुलेट करता है और एक्सचेंज रेट को जो है अमंग डिफरेंट जो करेंसीज हैं उसको रेगुलेट करता है। तो जैसे अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट के अंदर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल मॉनेटरी सिस्टम है, जिसमें क्या है जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मतलब मार्केट फोर्सेस के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब डिफरेंट करेंसीज की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेस पर डिसाइड होते हैं। तो अब हम देखते हैं भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसकी जो ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी। तो फर्स्ट दे रखा है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अमंग कंट्रीज। ये क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कैपिटल को मूव करने के लिए, इन इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था उसकी नीड अराइज हुई। अब हम देखते हैं भी इंटरनेशनल ट्रेड को जो है आईएमएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से जो है आईएमएस जो है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। जैसे हमने दो कंट्रीज ले ली, इंडिया एंड अमेरिका। तो जब ये दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं? आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। तो आपको पता है इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है और अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। तो मान लो इंडिया ने क्या किया? अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। अब अमेरिका ने क्या है जो पेमेंट करनी है इंपोर्ट्स की, तो जो इंपोर्ट की पेमेंट की जाएगी वो किस रेट पर की जाए, कैसे पेमेंट की जाए, तो इन सब बातों के लिए जो था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की नीड अराइज हुई। दूसरा है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबल एंड हाई ग्लोबल ग्रोथ। भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर हाई ग्रोथ को लाने के लिए जो था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को लाया गया। इसी तरह से थर्ड है टू अचीव प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आना, इसके लिए आईएमएस की जो नीड थी वो अराइज हुई। इसी तरह से टू रेगुलेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, तो इन सब को जो रेगुलेट करना उसके लिए भी आईएमएस की जो नीड थी वो अराइज हुई। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में किन किन कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है? फर्स्ट है एक्सचेंज रेट। तो देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट जिस पर क्या होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। या फिर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आज प्रेजेंट में जो एक्सचेंज रेट है इंडिया एंड अमेरिका का अगर देखें तो अगर अमेरिका का $1 परचेज करना है तो नियर अबाउट 71 या 2 जो है रुपीज़ जो है $1 को परचेज करने के लिए पे करने पड़ते हैं। तो प्रेजेंट में इंडिया एंड अमेरिका का एक्सचेंज रेट क्या हुआ? भी अगर $1 परचेज करना है तो 71 या 2 रुपीज़ जो हो पे करने होंगे। तो ये क्या है? इंडिया एंड अमेरिका के बीच में एक्सचेंज रेट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सचेंज रेट्स को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह से सेकंड है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स क्या होती है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कंट्री अमंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो उसको कंट्रोल करना, उसको मतलब गवर्न करना। इसी तरह से है थर्ड इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स रिलेटिंग टू करंट
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये क्या कहता है भी, देखो डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। तो उन इंपोर्ट्स की जो है पेमेंट कैसे की जाए, किस मीडियम के थ्रू की जाए, ये सब मतलब इसके द्वारा डिसाइड होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा। इसी तरह से इंटरनेशनल रिजर्व में क्या होता है, डिफरेंट फॉरेन करेंसीज एंड गोल्ड में रिजर्व क्रिएट करना, ताकि जो है इमरजेंसी के दौरान जो है फाइनेंशियल जो फैसिलिटी है वो डिफरेंट कंट्रीज को प्रोवाइड की जा सके। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये चारों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। इन चारों कंपोनेंट को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे एक्सचेंज रेट हो गया, कैपिटल मूवमेंट्स हो गई, इंटरनेशनल पेमेंट्स हो गई, इंटरनेशनल रिजर्व हो गई। नेक्स्ट है, देखो आज के टाइम में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मतलब मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, मतलब मनी चल रही है। मनी आपको पता है क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो आप क्या करते हो, मनी के थ्रू पेमेंट करते हो और जो गुड्स है वो परचेज कर लेते हो। तो पास्ट में जो था तब ऐसा नहीं था, तब क्या था, बार्टर सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, गुड्स के बदले जो थी गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। मतलब तब उस टाइम पर जो था जो मनी थी वो प्रिवेल नहीं करती थी। तो जैसे फ्रॉम मैनी ईयर्स एगो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट, ये क्या करता है, काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। तब जो थी मनी प्रिवेल नहीं करती थी। जैसे बार्टर सिस्टम होता क्या है, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स देन दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। जब क्या कहता है, जब गुड्स के बदले जो है गुड्स एक्सचेंज की जाती है वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो पहले क्या होता था, जब अगर कोई गुड्स परचेज की जाती थी तो उसके बदले में पेमेंट गुड्स में ही की जाती थी। जैसे एग्जांपल में दिखा रखा है भी, ये वाला जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, इसको जो है एप्पल दे रहा है और एप्पल के बदले में इसको पेमेंट नहीं मिलेगी रुपीज़ में, इसको क्या बदलेगा, बदले में ये इसको बीट दे देगा, ये इसको एप्पल दे देगा। और ये क्या शो कर रहा है भी, इस टाइम पर जब बार्टर सिस्टम था वर्ल्ड लेवल पर, तब जो मनी थी वो प्रिवेल नहीं करती थी। सिंपल कहने का मतलब है बार्टर सिस्टम में मनी प्रिवेल नहीं करती थी, तब सिर्फ जो था गुड्स के बदले गुड्स ली जाती थी और दी जाती थी। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था वो बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड से शुरू हुआ था। तो बायोमेटलिज्म जो स्टैंडर्ड था, इसमें क्या था, ये जो मॉनेटरी जो सिस्टम था वो बिफोर 1875 से पहले एप्लीकेबल था। तो बायोमेटलिज्म में क्या होता था, जब कंट्रीज बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर थी तो उस टाइम पर उन कंट्रीज की जो करेंसी होती थी वो किस पर बेस्ड थी, टू मेटल्स पर बेस्ड थी। टू मेटल्स उस टाइम पर कौन कौन से थे, गोल्ड एंड सिल्वर। तो उस टाइम पर जो भी मतलब पेमेंट की जाती थी वो उन टू मेटल्स में की जाती थी, या तो गोल्ड में या फिर सिल्वर में। इसी तरह से इसके बाद बायोमेटलिज्म जो स्टैंडर्ड था वो 1875 में ख़त्म हो गया और इसके बाद आया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड कब से कब तक चला, 1875 से लेकर 1914 तक। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था, डिफरेंट जो कंट्रीज जो गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी उनकी जो करेंसी थी उसकी जो वैल्यू थी वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफाइंड थी। ज़्यादातर जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो यूके डोमिनेटेड मतलब कंट्रीज़ का मॉनेटरी सिस्टम था। तो इसमें क्या होता था भी, कंट्रीज़ के पास जितनी अमाउंट का गोल्ड होता था वो उतनी अमाउंट की ही करेंसी इशू कर पाती थी। तो इस तरह से जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था वो गोल्ड के कंटेंट के अनुसार डिसाइड होता था। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो अगर मान लो हमारी जो इंडिया है और जो अमेरिका है अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं, तो मान लो इंडिया ने क्या किया, अपने 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 2 ग्राम गोल्ड के बराबर रख ली। इसी तरह से जो अमेरिका का $1 है उसकी जो वैल्यू है वो 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो गोल्ड के बेस पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होगा, अब भी मतलब उसके $1 में 4 ग्राम गोल्ड है, इंडिया के 1 रुपये में 2 ग्राम गोल्ड है। तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अगर आपने $1 परचेज करना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके $1 में जो गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। इसी तरह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट आया तो उस दौरान जो था डिफरेंट कंट्रीज जो गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी उन्होंने जो था गोल्ड स्टैंडर्ड को जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो पूरी तरह से अमेंडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद आया इंटर वार पीरियड। इंटर वार पीरियड कब से कब तक चला,
वो चला 1915 से लेकर 1944 तक। तो इस दौरान क्या हुआ, कोई भी मतलब जो मॉनेटरी सिस्टम था वो मतलब रहा ही नहीं, मतलब सभी कंट्रीज ने मतलब अपने अपने जो रूल्स थे वो फॉलो करने शुरू कर दिए। बस सिर्फ एक गोल्ड था जो कुछ लिमिट तक जो मतलब इस ड्यूरिंग तो जो प्रिवेल करता था। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुए इसके बाद आ गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। वो कब से कब तक चला, 1945 से लेकर 1972 तक। तो ब्रेटन वुड्स में आपको पता है भी 1945 में मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स अमेरिका के अंदर, जिसमें क्या हुआ था 2 इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिश किया गया था। वो इंस्टीट्यूशंस कौन थे IMF और वर्ल्ड बैंक। तो जो ब्रेटन वुड जो मॉनेटरी सिस्टम था वो US कंट्रीज डोमिनेंट था। तो इसमें क्या होता था, इन कंट्रीज ने क्या किया, ये डिसाइड किया भी जो डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले डिसाइड की जाएगी। जैसा कि गोल्ड स्टैंडर्ड में था भी करेंसीज की वैल्यू गोल्ड के मुकाबले डिसाइड की जाएगी, इसी तरह से ब्रेटन वुड में क्या डिसाइड किया भी डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले डिसाइड होगी। तो इस तरह से इसके बाद आया 1972 के बाद जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है मॉनेटरी सिस्टम, वो कौन सा है, फ्लेक्सिबल मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें क्या है जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। तो ये जो प्रेजेंट जो 1972 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो है हमारा प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ये प्रेजेंट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो इन चारों का कॉम्बिनेशन है। देखो प्रेजेंट में जो गोल्ड है वो भी मतलब प्रीवेल करता है। गोल्ड किसमें था, बायोमेटलिज्म में भी था। गोल्ड स्टैंडर्ड भी आ गया कुछ लिमिट तक। इसमें इंटरवॉर पीरियड में कोई मतलब रेट था ही नहीं, मतलब कोई मॉनेटरी सिस्टम था ही नहीं। इसी तरह से ब्रेटन वुड्स में जो US डॉलर है, आज भी US डॉलर के मुकाबले जो करेंसीज की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है। तो इन सभी स्टेजेस को हम 1 बाय 1 डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट जो मॉनेटरी सिस्टम है वो है बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट जो मॉनेटरी सिस्टम था वो था बायोमेटलिज्म मॉनेटरी सिस्टम। तो ये जो प्रिवेल करता था ये कब था, बिफोर 1875। तो देखो बायोमेटलिज्म वर्ड क्या कहता है, बाय का मतलब होता है टू एंड मेटलिज्म का मतलब है मेटल। ये क्या कहता है, जब कंट्रीज बायोमेटलिज्म मॉनेटरी स्टैंडर्ड पर थी तो उन कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू थी वो किस पर डिपेंड थी, 2 मेटल्स पर डिपेंड थी। वो 2 मेटल्स कौन से थे, वो थे गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद ये क्या कहता है, नेशनल मॉनेटरी यूनिट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्या कहता है, जो नेशनल मॉनेटरी यूनिट जो थी वो गोल्ड एंड सिल्वर की क्वांटिटी के अनुसार जो था डिसाइड की जाती थी, उनकी जो वैल्यू थी वो डिसाइड होती थी। और उन्हीं के कंटेंट के अनुसार, गोल्ड एंड सिल्वर के कंटेंट के अनुसार ही जो था डिफरेंट कंट्रीज में जो था एक्सचेंज रेट वो डिटरमाइन होता था। इसके बाद थर्ड क्या करता है, फ्री एंड अनलिमिटेड मार्केट फॉर 2 मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर के मतलब यूज पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, फ्री एंड अनलिमिटेड मार्केट थी इन दोनों गोल्ड एंड मेटल्स के लिए। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जो बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड है इसको डबल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर को एज ए मनी यूज किया जाता था। तो इस मॉनेटरी सिस्टम में क्या था, कुछ जो कंट्रीज थी वो मतलब सिल्वर स्टैंडर्ड पर थी, कुछ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों स्टैंडर्ड पर थी, और कुछ जो थी गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी मत। तो इस तरह से जो था, और गोल्ड एंड सिल्वर को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज किया जाता था, और जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था कंट्रीज में वो गोल्ड एंड सिल्वर कंटेंट के अनुसार ही डिसाइड होता था। और इस बायोमेटलिज्म मॉनेटरी सिस्टम में जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ईच नेशन इंडिपेंडेंटली सेटिंग इट्स ओन रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 मेटल्स। भी इसमें जो भी कंट्रीज बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर थी वो अपना जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती थी गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले, वो इंडिपेंडेंटली जो थी डिटरमाइन करती। तो जिसकी वजह से क्या होता था, कंट्री टू कंट्री जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो वेरी करता था। तो ये जो थी मेन प्रॉब्लम थी बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड में। इसके बाद है भी जो बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड है वो कोलैप्स क्यों हो गया, ये खत्म क्यों हो गया। जैसा इसमें लिखा है, ड्यू टू ग्रेशम लॉ द बैड मनी ड्राइव्स अवे
गुड मनी लीडिंग टू मोनोमेटलिज्म। ये क्या कहता है, बैड मनी जो है गुड मनी को दूर ले जाती है, जिसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, मोनोमेटलिज्म हुआ। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। बैड मनी इन्होंने यहाँ पर लिया है गोल्ड। गोल्ड इन्होंने जो बैड मनी माना है भी वो मनी जो अवेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इसमें क्या था, जो गोल्ड था वो अवेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल था, तो इसको इन्होंने माना है बैड मनी। इसी तरह से गुड मनी माना है इन्होंने सिल्वर जो स्कार्स है, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये क्या कहता है, जो गोल्ड है वो किसको ले गया, सिल्वर को इकोनॉमी से दूर ले गया। मतलब जो सिल्वर थी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं रही, जिसकी वजह से क्या आया, मोनोमेटलिज्म। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। मान लो 3 कंट्रीज हैं। बायोमेटलिज्म में आपने ऊपर देखा भी, कुछ कंट्रीज क्या थी, गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी, कुछ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर थी, और कुछ सिल्वर स्टैंडर्ड पर थी। तो वही सेम एग्जांपल हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो इंडिया है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। तो जो इंडिया है ये है, इसके पास सिर्फ जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसी तरह से इंग्लैंड दोनों पर है, इसके पास दोनों चीजें हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। फ्रांस के पास सिल्वर है। तो मान लो ये तीनों कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। इंडिया जो है इंग्लैंड के साथ ट्रेड करती है, इसी तरह से फ्रांस जो है इंग्लैंड के साथ ट्रेड करती है। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड करेंगी तो इजीली ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी गोल्ड है और इंडिया के पास भी गोल्ड है। तो जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, गुड्स की जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो गोल्ड के कंटेंट के अनुसार डिटरमाइन हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड में इनमें पॉसिबल है। इसी तरह से इंग्लैंड और फ्रांस की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास भी सिल्वर है और इसके पास भी सिल्वर है, और रेट है वो भी इजीली डिटरमाइन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड इस तरह से तो पॉसिबल है। अगर मान लो इंडिया जो है फ्रांस के साथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड करती है, तो इस टाइम पर अगर ये दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी तो इनको एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड है, फ्रांस के पास सिल्वर है। तो इस तरह से ये किसका हेल्प लेती थी, तब ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, आपस में ट्रेड करने के लिए किसकी हेल्प लेती थी, इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड क्या करता था, इन दोनों कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए फैसिलिटेट करता था, क्योंकि इंग्लैंड के पास गोल्ड भी था और सिल्वर भी था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तब तो ये था भी इस तरह से जो कंट्रीज अलग अलग स्टैंडर्ड पर थी वो आपस में ट्रेड कर लेती थी विद द हेल्प ऑफ मतलब जो कंट्री बायोमेटलिज्म पर थी। तो बाद में क्या हुआ, जो मतलब जैसे इंग्लैंड के पास क्या हुआ, जो गोल्ड का रिजर्व था वो बढ़ गया। मतलब इंग्लैंड को जैसे मतलब गोल्ड की माइंस मिल गई। तो ये सिंपल सी बात है भी, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में होती है आप उसका ट्रेड करते हो, जो कम होती है उसको मतलब होल्ड करना शुरू कर देते हो, रिजर्व करना शुरू कर देते हो। तो इसी तरह से इस कंट्री ने मान लो क्या किया, इसको गोल्ड की माइंस मिल गई, तो इसके पास जो गोल्ड का रिजर्व था वो बढ़ गया। तो गोल्ड का रिजर्व बढ़ने से इसने क्या किया, गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दिया, गोल्ड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करनी शुरू कर दी, और सिल्वर को इसने होल्ड करना शुरू कर दिया, रिजर्व करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंट्रीज थी वो मतलब गोल्ड में डील करने लगी, और जो सिल्वर था वो इकोनॉमी से मतलब इकोनॉमी में उसका सर्कुलेशन ही नहीं रहा, इकोनॉमी से दूर चला गया। तो इस तरह से जो था धीरे धीरे जो कंट्रीज बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पर थी, जो कंट्रीज सिल्वर एंड गोल्ड पर थी, वो धीरे धीरे किस पे आ गई, मोनोमेटलिज्म पर, मतलब गोल्ड में ही वो डील करने लगी। तो जिससे क्या हुआ, पूरी तरह से जो बायोमेटलिज्म जो स्टैंडर्ड था वो खत्म हो गया, अब गोल्ड में ही डीलिंग होने लगी। यही कारण था भी जो बैड मनी थी, जो मतलब गोल्ड था, उसने किसको दूर कर दिया, गुड मनी को। गुड मनी कौन सी है, सिल्वर को, जिसकी वजह से क्या आ गया, मोनोमेटलिज्म आ गया वर्ल्ड लेवल पर। इस तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज थी, किसी के पास गोल्ड रह गया, किसी कंट्री के पास सिल्वर रह गया, सबके पास जो था मोनोमेटलिज्म आ गया, जिसकी वजह से क्या था, जो बायोमेटलिज्म था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। जब कंट्रीज सिल्वर पर आ गई और गोल्ड पर हुई, तो इससे इनके बीच में जो ट्रेड करना था वो पॉसिबल हो गया, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुई, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से क्या था, जो बायोमेटलिज्म जो स्टैंडर्ड था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आज का हमारा यही टॉपिक है भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है और बायोमेटलिज्म जो मॉनेटरी सिस्टम था वो क्या था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्ड मॉनेटरी सिस्टम।